हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी प्रैक्टिस सेट 41 एंड प्रैक्टिस पेपर 1 से लेकर 40 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द चैनल. सो गाइज, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट you may get all the practice set of this series because it is very beneficial for all state TGT exams. Okay, and now discuss practice paper 41. देखिए, प्रैक्टिस पेपर 41 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए. हु वॉज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? सो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि जॉफ्री चौसर वॉज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जॉफ्री चौसर. एंड जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ था 1340 में और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1400 में. तो इस एज को, इस टाइम पीरियड को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए. द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. वार ऑफ रोजेज कब हुआ था? ठीक है, तो ये जो वार ऑफ रोजेज है ये हुई थी टू रॉयल फैमिलीज के बीच, यॉर्क एंड लैनसेस्टर. और ये जो वॉर है ये लगभग 30 ईयर्स तक चली थी. यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 1455 में और ये जो है बार जब ख़त्म हुई थी ये 1485 में जाके ख़त्म हुआ था. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. जॉन वाइक्लिफ इज़ कॉल्ड. जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. इन्हें रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोइट बाय. यानी स्पेंसर को पोइट ऑफ पोइट कहा गया है किसके द्वारा? तो चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को कहा था द पोइट्स ऑफ पोइट. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन. फर्स्ट ऑथराइज वर्जन किंग्स जेम्स बाइबल का कब आया? सो ये आया 1611 में. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. ठीक है, 1603 में ये राजा बने थे एंड 1604 में इन्होंने ये लिखना स्टार्ट किया था. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस. चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन कब हुआ था? तो 1660 में हुआ था. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. रेस्टोरेशन का मतलब होता है वापसी. ठीक है, तो इन्होंने पुनः मोनार्की पुनः स्थापित की 1660 में. देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7. द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज़ फाउंड इन. रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एसोनेंस में. एसोनेंस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी फाउंड द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड. ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एसोनेंस. देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स. इन लाइन्स में हमें इस फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है. देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. रास्कल एंड रग रन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग रॉक. तो ये आप लोग देख रहे हैं इसमें जो आर साउंड है ये रिपीट हो रही है यहाँ पर इन एवरी वर्ड. सो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड एसोनेंस होता है एंड रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिटरेशन. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एलिटरेशन हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, आर यहाँ आर 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 सब में यहाँ रिपीट हो रहा है सभी में. देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. टैलेंट इज एन एडोर्नमेंट एंड एन एडोर्नमेंट इज ऑल्सो ए कंसीलमेंट. ओके, तो यहाँ पर आपको इस लाइन में बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, उसे फाइंड आउट करना है. सो इस लाइन में यूज़ हुआ है एंड डिप्लोसिस. ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. एंड डिप्लोसिस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स डबलिंग. ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डबलिंग. देखिए, जैसे कोई लाइन है, जिस उस लाइन का जो लास्ट फेज होता है, देखिए जिस लाइन का
लास्ट फेज होता है, उसी लास्ट फेज को नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग फ्रेज के रूप में रख दिया जाता है ना। ये यहाँ डबल हो जाता है, ये वाला ही फ्रेज, एक वर्ड यहाँ डबल कर दिया, इसी को एंड डिप्लॉसिस कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेज। सो आपको फाइंड आउट करनी है फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। तो ओ फेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस हो रहा है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस डैड और एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एपोस्ट्रॉफी कैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी डैड मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति को या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या फिर ऐसी चीज़ को जो है ही नहीं उसको हम एड्रेस करते हैं, ठीक है, वो एपोस्ट्रॉफी होता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लाइबल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन। ओके, तो इस लाइन में आपको फाइंड आउट करनी है फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है इसमें जो अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जैसे सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इज दिस द फेज दैट लॉन्च 1,000 ships एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। यहाँ आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ यूज़ हुआ है हाइपरबोल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। यानी कि जो नीचे लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं और कौन है इसका स्पीकर। ओके, TGT 1 में ये आया है क्वेश्चन। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। यानी कि हम ऐसे स्टफ हैं जिस स्टफ के सपने होते हैं। एंड अवर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद स्लीप। और हमारी छोटी सी जो लाइफ है वो स्लीप के इर्द गिर्द घूमती रहती है जैसे कि सपने घूमते हैं, है ना। तो ये जो लाइंस हैं इनका ये बोली गई हैं प्रॉस्पेरो के द्वारा इन टेम्पेस्ट में, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, टेम्पेस्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसमें कोई प्रोज नहीं है और इसीलिए उसे लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो ये है रिचर्ड सेकंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। Who is the speaker of these lines? So King Lear is the speaker of these lines. So the right option will be C. King Lear में बोलता है ये लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Who speaks the following line in King Lear? The younger rises when the old doth fall. यानी जो ओल्ड लोग हैं उनके गिरने के बाद ही जो यंगर है उनका क्या होता है, उदय होता है। ये लाइन्स कौन बोलता है, ये एडमंड के द्वारा ये लाइन्स बोली गई हैं इन किंग लियर, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एडमंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ डैश बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में ये जो वर्ड्स हैं लास्ट वर्ड हैं हैमलेट के, उसने अपनी डेथ से पहले जो ये वर्ड्स बोले हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। Wordsworth is the writer of descriptive sketches, so the right option will be D. And next question number 19. Who has written Ruth? Ruth किसने लिखी है? Wordsworth has written Ruth, so the right option will be D. And next question number 20. The line "one impulse from a vernal wood" has been taken from. So this line has been taken from the table turn. So the right option will be A. Table turn से line ली गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? इन 1564। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, बट वॉट कंट्री इज द टाउन इन।
ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था, लेकिन जो कंट्री का नाम, उनका जो टाउन था उसका नाम क्या था, वो था वारविकशायर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वारविकशायर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द रीजन ऑफ शेक्सपियर लीविंग स्टेटफोर्ड? स्टेटफोर्ड छोड़ने का क्या कारण था शेक्सपियर का? सो इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, he was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy Park। सर थॉमस लूसी पार्क के पार्क से उन्होंने डियर स्टीलिंग करी थी, इसकी वजह से उन्होंने स्टेटफोर्ड छोड़ दिया था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ठीक है, ये माना जाता है कि शेक्सपियर को डियर पोचिंग का गिल्टी पाया गया था, किसके गार्डन में उन्होंने ये किया था, तो ये थॉमस लूसी का गार्डन था वो। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, थॉमस लूसी। एंड TGT 1 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बिटवीन वॉट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर? ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने लंदन में एक सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत कब की, है ना? तो बिटवीन 1585 से लेके 1592 के बीच में उन्होंने एक अपना सक्सेसफुल मतलब जो कैरियर है उसकी शुरुआत की। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है एज ए लैक पोइट, है ना? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लैक डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? सो वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कोकरमाउथ इन 1707। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1707 में जन्म हुआ था इनका, कोकरमाउथ लंदन। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट? ओके, 1798 में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो इस मूवमेंट के लिए इसी पार्टिकुलर डेट को क्यों लिया जाता है 1798 को? क्योंकि इस डेट को ही विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलाड पब्लिश हुई थी। सो दिस इज़ द रीज़न। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लिरिकल बैलाड पब्लिश्ड। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? सो रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलाड्स? अपनी लिरिकल बैलाड्स में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस कब ऐड किया? तो उन्होंने एडेड प्रीफेस ऐड किया था इन 1800। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1800। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत इंग्लैंड में कब से होती है? सो इट स्टार्ट फ्रॉम 1660। ठीक है, रेस्टोरेशन स्टार्ट होता है 1660 से। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और ये किया था चार्ल्स सेकंड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 44 की एज में जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, और ये 1652 की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हु बिगिन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने मिल्टन को डेडिकेट किए लंदन 1802। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितनी बुक्स में है? तो वो 12 बुक्स में लिखा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और वैसे भी जो एपिक होता है वो 12 बुक्स में ही होता है। सो आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ ए। जॉन गाल्सवर्दी किसके सन थे? वो एक लॉयर के बेटे थे। सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लॉयर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज। उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर किस रूप में शुरू किया? तो उन्होंने गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर
एज ए नोवेलिस्ट स्टार्ट किया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, गाल्सवर्दी किस पार्टिकुलर सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सो ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 20th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी हैं वो कैसी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सो गाल्सवर्दीज की जो स्टोरी होती हैं वो सोशल प्रॉब्लम से डील करती हैं, तो उनकी ट्रेजेडी आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सोशल ट्रेजेडी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइन। ठीक है, लंदन पहुंचने के बाद 1587 में शेक्सपियर ने ज्वाइन कर ली थी बर्बेस कंपनी ऑफ एक्टर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, बर्बेस कंपनी ऑफ एक्टर्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। यानी कि कौन सा वर्क, विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क शेक्सपियर के नाम से प्रकाशित हुआ फर्स्ट टाइम एज ए ऑथर, उनका नाम उस पर था, वो था लव लेबर लॉस्ट। लव लेबर लॉस्ट उनका प्ले है जो पहली बार पब्लिश हुआ शेक्सपियर के नाम से, है ना। सो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। ठीक है, विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस कब लिखते थे। सो बिटवीन 16 एंड 17th सेंचुरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 16th एंड 17th सेंचुरी में इनके प्लेस, इन्होंने अपने प्लेस लिखे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द थिएटर, कौन सा थिएटर था वो इन लंदन दैट शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद, जिसके साथ शेक्सपियर एसोसिएटेड थे। सो द ग्लोब थिएटर था वो, है ना। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनी वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। ठीक है, तो कौन सी थिएटर कंपनीज थी जो शेक्सपियर की खुद की थी, जहाँ उनके मास्टर पीसेज परफॉर्म किए गए सबसे पहली बार, है ना। तो ग्लोब थिएटर, है ना, जो कि बना था 1599 में, 1599 में इसका निर्माण हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन। ठीक है, तो जो प्लेइंग कंपनी थी किंग्समैन, उसका पहला नाम क्या था, जिसके शेक्सपियर आधे मालिक थे। ठीक है, तो इसका पहले नाम हुआ करता था लॉर्ड चैम्बरलेन मेन। बाद में इसका जब किंग्स जेम्स राजा बने तब इसका नाम हो गया, इस कंपनी का नाम हो गया किंग्समैन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। इन 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था। सो इट बर्न्ट डाउन, इसमें आग लग गई थी। जब हेनरी 8 प्ले का प्रीमियर चल रहा था तो एक कैनन शॉट के दौरान उसमें आग लग गई थी। ठीक है, तो आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ इज सैम वॉनामेकर। ठीक है, एक राइटर है ये सैम वॉनामेकर, 1919 में जन्म है इनका और 1993 में इनका जो है डेथ है। कनेक्टेड विथ शेक्सपियर, तो ये कैसे शेक्सपियर से कनेक्टेड माने जाते हैं, क्योंकि इनका विज़न था ग्लोब को रिबिल्ड करवाने का। तो ग्लोब किससे एसोसिएटेड है, शेक्सपियर से। सो इस वजह से ये जो सैम वॉनामेकर हैं ये शेक्सपियर से कनेक्टेड हैं। सो वी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। एंड नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू। ठीक है, तो स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन, रिटायर्ड होने के बाद ये यहीं पर रहे थे। सो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। ठीक है, निम्न में से कौन से फ्रेज शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर लिखे हुए हैं, यानी उनके कब्र पर कौन सा फ्रेज इनमें से लिखा है। सो कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स। सो डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो कोट है ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेव पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड। किसके बाद वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया पोइट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राष्ट्र कवि अपॉइंट किया गया इनको। ठीक है, किसके बाद, तो रॉबर्ट सूथी के बाद। इनसे पहले रॉबर्ट सूथी इंग्लैंड के
पोइट लॉरियट थे, फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया। ओके, सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहकर क्रिटिसाइज करने वाले पोइट कौन से हैं? तो ये ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनकी एक कविता है, उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड इन द ईयर। यानी किस ईयर में वर्ड्सवर्थ ने अपनी लिरिकल बैलाड में प्रीफेस ऐड किया गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये किया गया था 1800 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी 1800 में उन्होंने अपना प्रीफेस ऐड किया था टू द लिरिकल बैलाड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज़ दिस ईस्टर्न डॉटर? ठीक है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, इसमें ईस्टर्न डॉटर कौन है? तो ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर कहा गया है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है ये, और टू ड्यूटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल कॉटेज। माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? सो इवनिंग स्टार इसका नाम था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इवनिंग स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। ठीक है, जॉन मिल्टन किसे अपने पैराडाइज लॉस्ट में सन ऑफ बैलियल कहते हैं? तो कोर्ट राइटर्स को वो कहते हैं द सन्स ऑफ बैलियल। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। कोर्ट राइटर को उन्होंने अपने पैराडाइज लॉस्ट में द सन्स ऑफ बैलियल कहा है। सी बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। ठीक है, जॉन मिल्टन की ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट किस पर बेस्ड है? सो ये सोफोक्लीज मॉडल पर बेस्ड है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। Nothing is here for tears, nothing to wail, or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair। So ये lines हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? So these lines are taken from Samson Agonis। So the right option will be A, और सोफोक्लीज मॉडल पर ये बेस्ड है ट्रेजेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। The above lines is taken from, so these lines are taken from Swan Song by John Galsworthy। So the right option will be B। And next question number 59, one's eyes are what one is, one's mouth what one become। The above lines is taken from, so these lines are taken from Flooring Wilderness। So the right option will be A, Flooring Wilderness से lines ली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन अपोजिशन, इफ़ यू डू यू ओनली हैव टू कैरी आउट what the other fellows have found impossible। the above lines are taken from। तो ये लाइन्स हैं, ये किससे ली गई हैं? ये लाइन ली गई है फ्लोरिंग विल्डरनेस से। ये भी प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का। सो आपका ए यहाँ पर ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन 61 to 66। ठीक है, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अप्रोप्रिएट इनमें वर्ब आपको फिल करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, वी डैश डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। यानी यस्टरडे हमने पार्क होटल में डिनर किया था। ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। ये है सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, गीता डैश 100 times एवरी डे। तो गीता रोज़ 100 बार कूदती है।
तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्किप्स आपका सही हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्किप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। ही सेज ही इज़ नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ ए डॉक्टर, तो वो फिट नहीं है डॉक्टर की जॉब के लिए। सो यहाँ पे आपका कट आउट सही हो जाएगा डी। TGT 5 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, विल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी TGT 2005 में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी, तो यहाँ पर जो सही वर्ब फॉर्म है वो वर होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव है। सिंपल पास्ट में सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन पैसिव में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये वर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 67 से लेके 72 तक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी कि क्लॉज टेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो क्लॉज टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इसकी जो मेन डिटेल है और इसकी जो सब डिटेल है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो समझ में आनी चाहिए। अगर हमें उसका अर्थ समझ में आ गया कि वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बात हो रही है इसमें या किसके बारे में हो रही है, तो हम इसको सही से इन वर्ड्स को हम फिल भी कर लेंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर एक लाइन के लिए, वो हमें फिल करने हैं। देखिए जैसे अब मैं पहली लाइन यहाँ पे पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। वॉयलेंस डैश डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ मोर ऑफ इट नाउ एंड इट इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड व्हाट मेक्स टॉलरेंट पीपल किल ईच अदर नीड्स टू बी। ठीक है, तो वायलेंस डैश, वायलेंस डेमोक्रेसी को क्या करती है? ऑब्लिटरेट करती है, डिफ्यूज़ करती है, निगेट करती है या फिर इम्पेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, तो वायलेंस डेमोक्रेसी को नष्ट करती है, नहीं ये तो यहाँ पर सही नहीं हो रहा। डिफ्यूज़ माने शांत करती है, शांत नहीं करती है। इम्पेयर माने होता है किसी चीज़ को मतलब बिगाड़ना, तो ये भी यहाँ पर कोई मतलब मीनिंग इसका सही नहीं बैठ रहा। और निगेट मीन्स होता है खंडन करना, कंट्राडिक्ट करना किसी चीज़ का। तो हाँ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, ये सही है। जैसे क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र भावना, यानी लोकमत जिसमें कि सभी लोग एक साथ होते हैं, है ना। कल्याणकारी भावना होता है इसका मतलब। और वायलेंस क्या होता है? जबकि वायलेंस इसके जस्ट अपोजिट है। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तो यहाँ पे निगेट वर्ड सही होगा। वायलेंस निगेट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो 4 ऑप्शन नीचे दिए होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं या नाउन हो सकते हैं, उसमें से सही सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें मेन डिटेल को, इस पैसेज के टोन को समझना होगा कि नेगेटिव है और या फिर पॉजिटिव है, तभी हम इसमें अपना लॉजिक लगा पाएंगे। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और प्रैक्टिस के बेस पे हम ये क्लोज टेस्ट और पैसेज कर पाते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते। इसी बेसिस पे 68 में यहाँ पर पॉन्डर्ड हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। एंड 69 में हो जाएगा अंडरफेड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आधे पेट खाया हुआ, यानी कि गरीब इंसान, भूखा इंसान। ठीक है, और 70 में पुवर्टी एंड वायलेंस, गरीबी और हिंसा की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो बिटवीन ए हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 71 में जॉब हो जाएगा और 72 में एंगर हो जाएगा। ये आपका क्लॉज टेस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स। 73 से लेके 75 यहाँ ईडियम फ्रेजेस कुछ दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, गिव अप द घोस्ट ईडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू डाई, मरना। गिव अप द घोस्ट का क्या मतलब होता है? मरना। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टू डाई। विल सो द विस्प, क्वेश्चन नंबर 74, इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट इलूड्स और डिसीव्स। सो सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 75, टू बी वेकेंट इन अपर स्टोरी, यानी अपर स्टोरी क्या, वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो अपर स्टोरी खाली होना, कहते हैं ना टॉप फ्लोर खाली होने का मतलब होता है दिमाग खाली होना, ठीक है। टू बी फीबल माइंड यानी कम बुद्धि। सो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज़ द ऑप्शन दैट हैज़ एरर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक पार्ट में एरर है, तो जो एरर वाला पार्ट है उसे हमें सेलेक्ट करना है 76 से लेके 80 तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, नन ऑफ दीज मैन वॉज देयर, उनमें से कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। व्हेन आई हैड रीच द प्लेस, जब मैं उस प्लेस पर पहुँचा था। नो एरर, तो यहाँ पर जो सी वाला पार्ट है उसमें एरर है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर व्हेन आई रीच द प्लेस होगा, ना कि हैड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, ही हैज़ ए स्पेशल रूम फॉर टेस्ट ट्यूब इन टू विच ही स्लीप्स एट ऑल टाइम्स। नो एरर, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, इन टू नहीं आएगा, इन आएगा केवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, हार्डली हैड ही रिटर्न देन ही वॉज कॉल्ड आउट अगेन बाई द ऑफिसर, ठीक है। वो मुश्किल से ही लौट पाया था कि उसे ऑफिसर के द्वारा क्या हुआ, दोबारा बुला लिया गया। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट है, इसमें एरर है, क्योंकि जो हार्डली है इसके साथ जो कंजंक्शन है वैन आता है, ना कि देन, है ना। तो आपका यहाँ बी पार्ट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, द किंग विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। नो एरर, तो यहाँ पे आपका जो सी पार्ट है इसमें एरर है, ठीक है। इसका मतलब है कि किंग अपनी रॉयल फैमिली के साथ जो सेरेमनी थी वहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो केवल द किंग है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर केवल किंग है, तो यहाँ पर आएगा वॉज, ना कि वर, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द 10 फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक वर मिसिंग व्हेन आई बॉट इट, ठीक है। तो जो बुक है उसके 10 पेज क्या थे, मिसिंग थे जब मैंने इसे क्या किया था, ख़रीदा था। तो जब भी कार्डिनल और ऑर्डिनल एग्जेक्टिव दोनों एक साथ आए सेंटेंस में, तो पहले ऑर्डिनल एग्जेक्टिव आता है, देन कार्डिनल एग्जेक्टिव आता है। सो यहाँ पर आपका जो ए पार्ट है इसमें एरर है ना। ये अगर सही, ये ऐसे सही होगा, द फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ द बुक वर मिसिंग, इस तरीके से होता तब ये सही होता, ठीक है। ऑर्डिनल जो फर्स्ट है वो पहले आएगा, 10 बाद में आएगा, ठीक है। सो आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड्स। 81 से लेके 85 यहाँ पर सिनोनियम दे रखे हैं जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इम्प्रॉम्प्टू। पीजीटी 2009 में ये पूछा गया, इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब होता है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना सोचे समझे, यानी बिना कोई तैयारी के। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ऑफ हैंड एंड एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का भी मतलब क्या होता है कि बिना कोई तैयारी के या बिना सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इनकॉन्ग्रुअस। ये टीजीटी 2000 में पूछा गया। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है हिंदी में बेमेल, यानी कि असंगत, है ना, जिसका कोई मैच नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। एब्सर्ड मीन्स भी विचित्र और असंगत होता है, और डाइवर्जेंट का मतलब भी वही होता है। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनियम है यहाँ पे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव या प्रोटेक्शन, है ना। ये पीजीटी 2004 में आया है। सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, तो या इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, रिफाइंड और ग्रेसफुल, ठीक है। इसका मतलब ही सुंदर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का सिनोनियम क्या होगा। एनिग्मेटिक का मतलब होता है घुमावदार या पहेली नुमा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पजलिंग या परप्लेक्सिंग हो जाएगा सही ऑप्शन। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये भी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 से 90। यहाँ पे 1 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। सो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम
ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक स्टे करती है उसे क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल होगा वो, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ड्यूरेबल, है ना। पीजीटी 2005 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, यानी ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पर। अभी आगे भी हमने पढ़ा था एक्सटेम्पर या फिर इम्प्रॉम्प्टू भी उसको कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। पीजीटी 2009 एंड टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी कि लाइफ हिस्ट्री किसी पर्सन की जो खुद के द्वारा उसने लिखी है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, स्वयं के द्वारा लिखी गई, है ना। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना। टीजीटी 2010 में ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा पारसी मनी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी, हिस्ट्री की साइंटिफिक स्टडी और लैंग्वेज की डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिलॉजी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग चूज़ करनी है, करेक्ट स्पेलिंग 91 से 95। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91, पिट्यूरी, पिट्यूरी ये टीजीटी 2004 में पूछी गई है स्पेलिंग पिट्यूरी की। ये होती है पीयूष ग्रंथि, है ना, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो है ए वाली, ए, PITUITARY, ये सही स्पेलिंग होती है पिट्यूटरी की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, सिचुएशन, सिचुएशन की सही स्पेलिंग कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पे सिचुएशन की जो सही स्पेलिंग है वो है ये बी वाली, SITUATION, सिचुएशन, ओके। टीजीटी 2004 में जो स्पेलिंग्स आई हैं वही हैं ये सारी की सारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टीजीटी 2004 में पूछा है, ये भी सोनोरस, सोनोरस की जो सही स्पेलिंग है वो है सी, डबल एन नहीं होता है इसमें, सिंगल एन होता है, SONOROUS। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है मधुर, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, टीजीटी 2004 में आया सुपरसीलियस, सुपरसीलियस की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, ठीक है। तो सुपरसीलियस की जो सही स्पेलिंग है वो है डी वाली, SUPERCILIOUS, ठीक है। सिंगल एल होता है इसमें, डबल एल नहीं होता, और इसमें भी एक CILI नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत, डी वाला जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 95 टीजीटी 2005 में पूछा है, क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस की जो स्पेलिंग है वो ए वाली सही है, QUINTESSENC, इसका मतलब होता है आदर्श या फिर पैरागॉन, है ना। तो क्विंटेसेंस यहाँ जो ए वाली है वो सही स्पेलिंग है, बाकी सभी गलत हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज दे रखा है 96 से लेके 102 तक, यहाँ पर पैसेज दे रखा है। देखिए यहाँ से देखिए, चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस, 103 से लेके 110 यहाँ पर फॉरेन एक्सप्रेशन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ह्यूब्रिस, इसका मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है ह्यूब्रिस, इसका मतलब होता है प्राइड, घमंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट फॉरेन एक्सप्रेशन है यहाँ पर इबीजेम, इसका मतलब होता है इन द सेम बुक। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, इनकॉग्निटो, इसका मतलब होता है इन डिस्गाइज। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, छदम, हिंदी में इसको कहते हैं छदम। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इन मेमोरियम, इसका मतलब होता है कि याद में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इन मेमोरी ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 107, इन स्टेटस क्यू, इन स्टेटस क्यू का मतलब होता है हिंदी में इन यथा स्थिति, यानी कि इन ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, इंटरिम, इसका मतलब होता है सर्विंग फॉर इंटरवल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट इन टोटो, इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी,
डी आपका सही हो जाएगा। इन टोटो को ऐसे भी याद कर सकते हैं, इन टोटल, समग्र रूप से, संपूर्ण। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, इन वाइनो वेरिटस, इसका मतलब है इन वाइन देयर इज ट्रूथ, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब। यहाँ पर आपको सही प्रोवर्ब सेलेक्ट करनी है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 111, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस हैं वो शब्दों से ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि बोलने से ज़्यादा हमें एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। सो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोवर्ब है यहाँ पर, ऑल आर नॉट सैंड दैट गो टू द चर्च। आपका जो बी वाला है वो सही है ऑप्शन, ऑल आर नॉट सैंड दैट गो टू द चर्च, यानी हर चर्च जाने वाला व्यक्ति क्या नहीं होता, संत नहीं होता, यानी कि जो इंसान जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली वो नहीं होता। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, सो डी इज़ राइट हेयर। एंड नेक्स्ट है प्रोवर्ब है, ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। देखिए चूज़ द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, 116 से 120 यहाँ पर आपको पंचुएशन मार्क सेलेक्ट सही लगाना है, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे, गॉड गेव हर पीस हर लैंड रिपोज्ड, तो यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ होगा, क्योंकि सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट ए सीरीज विच इज़ लूजली रिलेटेड, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, गॉड गेव हर पीस, सेमी कॉलन आएगा ऐसे करके, हर लैंड रिपोज्ड। एंड नेक्स्ट है, हर कोट वॉज प्योर हर लाइफ सीन, ठीक है। तो ये 117 में भी ये भी सेमी कॉलन का यूज़ होगा। यहाँ पर भी दो सेंटेंसेज या दो सीरीज जुड़ी हुई हैं जिन्हें सेमी कॉलन से अलग किया जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये बी वाला सही हो जाएगा, हर कोट वॉज प्योर हर लाइफ सीन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, गॉड मेड द कंट्री मैन द टाउन, तो यहाँ भी सेमी कॉलन का ही यूज़ होगा, तो सी विल बी राइट ऑप्शन, गॉड मेड द कंट्री मैन द टाउन, ठीक है। ये दो सीरीज़ जो ऐसे जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस या दो क्लॉज को अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। देखिए ही वॉज ब्रेव कॉमा लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, सो यहाँ पर भी सेमी कॉलन का यूज़ होगा, so D will be right option। semicolon is also used to separate the clauses of compound sentence, ये compound sentence है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले भी semicolon का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, द मेन काइंड ऑफ पोइट्री आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री, यानी कि पोइट्री के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको करना है कॉलम का यूज़, कॉलम इज़ द हैवियर पोज दैन सेमी कॉलन, तो यहाँ पर सो आपका जो ए वाला है ये ठीक हो जाएगा, द मेन काइंड ऑफ पोइट्री आर, फिर सेमी कॉलन, सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री। कॉलम का यूज एग्जाम्पल्स और एनुमेरेशन दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सिंपल सेंटेंस। 121 से लेके 125 तक यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सही कंपाउंड सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 121, टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री, सो ही बिट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वॉज टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर चाइल्ड ही ऑल्सो मर्डर हर, यानी कि पुअर चाइल्ड को उसने लूटने के अलावा क्या किया, उसका मर्डर भी कर दिया। तो ये सिंपल सेंटेंस है ना। इसका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो बनेगा, ही नॉट ओनली रॉब द पुअर चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड हर, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज़, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड और ही विल नॉट विन द प्राइज, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप ऑन पेन ऑफ डेथ,
तो इसका कंपाउंड बनेगा ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप और ही विल बी पुट टू डेथ। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 125। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, यानी कि हार्ड वर्क करने के बावजूद भी क्या वो सक्सीड नहीं हुआ था। सो ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। तो इसका कंपाउंड जो है ए वाला बनेगा। सो आपका ए सही हो जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर you like and subscribe my channel.